Hello बच्चों, let's see the question. Three registers R1, R2, R3 are connected as shown below. P1, P2 and P3 are power consumed in resistor R1, R2 and R3 respectively. Here we have given a diagram. Column 1 has a relation between P1, P2 and P3 and column 2 has relation between resistance R1, R2 and R3. Here we have given column 1, here we have given column 2. In column 1, it is given as P1 equals P2 equals P3, and in B it is given as P1 is greater than P2 equals P3. C is P1 is less than P2 equals P3. D is 8 P1 equals 18, P2 equals 9 P3. And in column second it is given as R2 equals R3. Q is given as R1 equals R2 by 4, R equals R1 is less than R2 by 4, and S is R1 is greater than R2 by 4. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका इक्विवेलेंट हम निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से, और पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन से. नाउ साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे पावर का. पावर इज गिवन एज V इंटू आई, और इसके साथ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं V स्क्वायर बाय R एंड आई स्क्वायर इंटू आर का. इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, और हमें यहाँ पे तीनों के अक्रॉस जितना भी पावर कंज्यूम हो रहा है इन रेजिस्टेंस की हेल्प से हम उसको किस तरीके से अरेंज करना है वो निकाल सकते हैं. यानी हमें ये बताना है कि हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि हमारे पास जो कॉलम 1 में कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो जाए. जैसे यहाँ पे P1, P2 और P3 तीनों हमें इक्वल करने हैं, तो हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे P2 और P3 तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे R2 और R3 की जो वैल्यू है वो सेम हो. ये वाली कंडीशन तभी हमारे पास यहाँ पे सेम होगी, सेटिस्फाई हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पावर है, पावर का फॉर्मूला वी नो दैट P इक्वल्स V इंटू आई होता है या V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें पावर इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, R2 और R3 पैरेलल में है तो V तो सेम हो गई, और अगर हम चाहते हैं कि पावर कंज्यूम इसके अक्रॉस सेम हो तो हमें रेजिस्टेंस R2 और R3 को सेम रखना पड़ेगा. तो सबसे पहली कंडीशन P2 और P3 को सेम रखने की ये हो गई कि R2 की वैल्यू R3 के बराबर होगी, यानी ये तो P के साथ मैच करना ही चाहिए. इसके अलावा हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशंस है उसको देखें तो हमारे पास जो Q में दे रखा है R1 इक्वल्स R2 बाई 4. हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो R2 और R3 की वैल्यू है ये सपोज हम कर रहे हैं ये 4 ओम के बराबर है, और जो हमारे पास R1 की वैल्यू है ये 4/4 यानी 1 ओम के बराबर आ गए. हम Q के लिए इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं. तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के लिए सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 ओम, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 ओम, और ये भी आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 ओम. यहाँ पे हम जो वोल्टेज की वैल्यू है ये 18 वोल्ट के बराबर मान लेते हैं. केवल हम इसको यहाँ पे मैच करने के लिए या फिर अपने सॉल्यूशन को सही करने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज को अज्यूम कर रहे हैं. तो 4 ओम और 4 ओम यहाँ पे पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन 2 ओम के बराबर आएगा, और ये 1 ओम के साथ यहाँ पे सीरीज में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ओम, और ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे 18 वोल्ट के बराबर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, V हमारे पास दे रखा है 18 वोल्ट के बराबर. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट बनेगी दैट विल बी 18/3 6 एम्पियर. अब जो ये 6 एम्पियर की करंट है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट यहाँ पे हमारे पास दोनों के पास जाएगी, और इक्वल करंट आ गया, इक्वल हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज आ गया, इक्वल रेजिस्टेंस आ गया, तो इन दोनों के अक्रॉस तो पावर सेम आएगी. और यहाँ पे अगर मैं P2 और P3 की बात करूँ दैट विल बी गिवन एज आई स्क्वायर इंटू आर. तो आई की वैल्यू आ गई 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा इंटू 4, दिस विल बिकम 36 वॉट. अगर हम बात करें यहाँ पे P1 की, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर, आई यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 के बराबर. तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन अगर हम यहाँ पे R1 की वैल्यू R2/4 से ज्यादा कर दें, या R1 की वैल्यू यहाँ पे R2/4 से कम कर दें, अगर हम इन दो कंडीशन को भी यहाँ पे चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ये गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, यानी P1, P2 और P3 की वैल्यू हमें यहाँ पे सेम नहीं मिलेगी. वो इसलिए सेम नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो करंट मिलेगा, अगर हम यहाँ पे R2 और R3 को सेम भी रख दें तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है उस करंट की वैल्यू की वजह से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होके पावर बनेगा वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू का बनेगा. यानी अगर मैं R1 की वैल्यू
R2/4 से ज्यादा कर दूं, जैसे अभी हमने यहाँ पे 4/4 1 ओम लिया था, लेकिन अभी हम यहाँ पे R1 की वैल्यू सपोज करो इसी केस में हम यहाँ पे इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो R1 की वैल्यू है ये 1 ओम ना होके यहाँ पे 2 ओम के बराबर आ जाएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये 2 ओम के बराबर आ जाएगी तो जो यहाँ पे R2 और R3 में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से तो पावर सेम आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बिकम 2 + 2 4 के बराबर आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बिकम 18 डिवाइडेड बाय 4, यानी इसको हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 2 9 जा 18 2 2 जा 4 4.5 एम्पियर के बराबर लिख सकते हैं। और 4.5 एम्पियर का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करके इसको रेजिस्टेंस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पावर की वैल्यू आएगी अक्रॉस P1 की जो वैल्यू निकल के आएगी 4.5 का स्क्वायर इंटू 2 दिस विल बिकम 40.5 वॉट के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर जो 4 ओम का रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया है उसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी 4.5 का मैं पहले हाफ करूंगी दिस विल बिकम 2.25, इसका स्क्वायर करके अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास जो पावर आएगी वो 20.25 के बराबर आएगी। हमें यहाँ पे इक्वल जो वैल्यू है वो नहीं ऑब्टेन होगी क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल करंट और जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यानी अगर मैं R1 की वैल्यू R2/4 से ज्यादा भी लूं चाहे कम भी हम इस वैल्यू को ले, दोनों ही केस में हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो तीनों ही वैल्यू में सेम नहीं आएगा। यानी P1 P2 और P3 की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे इक्वल करनी है तो एक तो हमें R2 और R3 को सेम रखना पड़ेगा, दूसरा हमें यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो R2/4 के बराबर ही रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इन दो कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो सेम नहीं रह पाएगी। यानी P की जो वैल्यू है यानी जो हमारे पास कॉलम A में A वैल्यू दे रखी है वो P के साथ मैच करेगी और साथ में ये हमारे पास यहाँ पे Q के साथ मैच करेगी। इसी तरीके से अगर हम B को देखें तो B में हमारे पास P1 P2 और P3 के बीच का जो रिलेशन है P2 और P3 को तो इक्वल करना है, तो इसके लिए हमारे पास R2 और R3 ये सेम होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पावर P1 है इसकी वैल्यू P2 और P3 से ज्यादा हो, और P1 और P3 से ये वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे R1 इसकी वैल्यू R2/4 से ज्यादा होगी। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे हम इस तरीके से रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं R2 एंड R3, तो हमें पता है कि यहाँ पे R2 और R3 को हमने सेम कर रखा है, तो जो भी करंट आएगी सपोज यहाँ पे I करंट आ रही है तो वो इक्वल अमाउंट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू P1 के अक्रॉस जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इसकी वैल्यू P2 और P3 के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। ये तभी ज्यादा होगी जब हमारे पास यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो R2 और R3 के कंपैरिजन में ज्यादा हो, तभी जाके हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम लेंगे तो हमारे पास करंट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन जब वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू आएगी वो P2 जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है R2 एंड R3 उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो हीट का डिसिपेशन है वो हमारे पास करेक्टली नहीं हो पाएगा। सो वी कैन से हियर इट विल मैच विद, एक तो हमारे पास कंडीशन R2 और R3 इक्वल होंगे इसके साथ मैच करेगा, दूसरा हमें चाहिए P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इसके लिए हमें यहाँ पे R1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए R2/4 के, सो इट विल मैच विद S। अगर हम यहाँ पे C को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास P2 और P3 इक्वल है, तो अगेन ये P के साथ मैच करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो P के अक्रॉस पावर का डिसिपेशन हो रहा है वो P2 के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू कम होगी R2/4 से। हम इसको इस तरीके से इस यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जो करंट है अगेन यहाँ पे उस करंट की वजह से तो हमारे पास यहाँ पे R2 और R3 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो I है, ये जो करंट है ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी I2R की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो करंट है उसकी वजह से तो हमें ये लगेगा कि जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं R1 उसके अक्रॉस ज्यादा पावर का डिसिपेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे करंट ज्यादा है R2 और R3 के कंपैरिजन में।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो इस तरीके से बने कि P1 के अक्रॉस जो पावर है वो लेस देन बने P2 और P3 के कंपैरिजन में। अब करंट तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो करंट का जो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा हीट पे वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इस फैक्टर को डोमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है पावर की वैल्यू होती है I स्क्वायर इंटू R के बराबर। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो करंट है इसकी वजह से जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है R1 में वो ज्यादा है, इस फैक्टर को रिड्यूस हमें करना है, तो यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल रिड्यूस हो पाएगा। और यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे R1 की वैल्यू लेस देन रखेंगे R2/4 के कंपैरिजन में। सो वी कैन से हियर इट विल मैच विद P एंड R। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ पार्ट की, इट इज स्टेटिंग 8P1 इक्वल्स 18P2 इक्वल्स 9P3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 8P1 इक्वल्स 18P2 इक्वल्स 9P3 के। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं और इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो इसमें हमें P1 की वैल्यू P2 इंटू 18/8 यानी हम इसको लिख सकते हैं 9/4 के बराबर, और P2 और P3 के बीच का अगर रिलेशन देखेंगे दिस विल बी गिवन एज P3/2 के बराबर हमें यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। तो किस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मानते हैं सपोज हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम के बराबर है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे ये 8 ओम के बराबर हम मान लेते हैं, और इसको 4 ओम के बराबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको 4 ओम इसको 8 ओम इसलिए माना क्योंकि हमें जो रिलेशन है वो इस तरीके से देखना है कि जो पावर यहाँ पे ड्रॉप हो रही है R2 के अक्रॉस दैट विल बी हाफ ऑफ द पावर ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3। तो जो हमारे पास यहाँ पे पावर का ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंसेज है, तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो तो सेम रहेगी। तो जो हमारे पास पावर होगी इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी गिवन एज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, वो रेजिस्टेंस की जस्ट रेसिप्रोकल होगी। यानी अगर हमें यहाँ पे पावर हाफ चाहिए तो हमें रेजिस्टेंसेस का जो रिलेशन है वो डबल के बराबर यहाँ पे रखना पड़ेगा। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट के बराबर है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो R इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी गिवन है, ये तो सीरीज में आएगा 2 ओम और 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4। हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 14/3 ओम के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी गिवन एज 20 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 14/3 है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू बन जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 14, जिसको हम लिख सकते हैं 30/7 एम्पियर के बराबर। नाउ क्योंकि हमें पता है ये दोनों पैरेलल में है तो जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा 2 ओम के अक्रॉस, अगर मैं उसको कंसिडर करूँ दैट विल बी गिवन एज V1, इसको मैं V1 मान लेती हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 30/7 यानी 60/7 वोल्ट के बराबर। तो जो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा उसको V2 कंसिडर कर लेते हैं, दैट विल बी गिवन एज 20 माइनस 60/7 के बराबर, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 80/7 वोल्ट। नाउ यहाँ से हम सीधे पावर का रिलेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर आएगी दैट विल बी P1, तो P1 की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के, तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 49, और रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 ओम के बराबर। P2 की जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6400 डिवाइडेड बाई 49, और रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 4 ओम के अक्रॉस दिस विल बी गिवन है 6400 डिवाइडेड बाई 49, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 4 के बराबर। तो अगर हम इन वैल्यू को कंपेयर करें तो जो रिलेशन हमने देखा था दैट वाज जो P2 की वैल्यू है वो P3 का जस्ट हाफ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम P2 और P3 का रिलेशन देखेंगे यहाँ पे तो 6400 डिवाइडेड बाई 49 ये तो सेम है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में टर्म 8 है और ये 4 है, तो 4 2 8 हमारे पास जो रिलेशन हमने देखा था वो यहाँ से फुलफिल हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू है और P2 की वैल्यू है इसका जो रिलेशन है अगर हम इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करें तो जो P1 की वैल्यू है 49 से तो 49 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2/4, और यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा
that will be given as 9/4 P2 के बराबर। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जो हमने R1 की वैल्यू है वो R2 के कंपैरिजन में यहाँ पे 1/4 टाइम ली थी, यानी हमने यहाँ पे जो 8 ओम कंसिडर किया था इसका हमने 1/4 वैल्यू यहाँ पे अज्यूम की है, दैट इज 2 ओम। तभी जाके हमारे पास जो एक कंडीशन है वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर हमें यहाँ पे जो डी जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 में डी पार्ट में दे रखा है, अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो उस केस में हमारे पास जो R1 की वैल्यू है वो R2 का 1/4 होना चाहिए। साथ में हमारे पास यहाँ पे जो R2 और R3 है वो एक दूसरे के जस्ट डबल वैल्यू के होने चाहिए। तो ये वो तो हमारे पास कॉलम 2 में दे नहीं रखा है, केवल हमारे पास एक ही कंडीशन यहाँ से हमें देखने को मिल रही है, दैट इज मैचिंग विद Q। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर A will match with P and Q, B will match with P and S, C will match with P and R and D will match with Q. Option B is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.